जिसे देश को संभालने की जिम्मेदारी दी गई थी, ये सोचकर कि वो देश को जलाएगा नहीं बुझाएगा। लेकिन कहानी कुछ उल्टा हो गई। उन्हें जिन्हें बुझाने का काम सौंपा गया था, उन्होंने उसमें और तेल डाला, देश को और भड़काया और खूब जलाया। मैं बात कर रहा हूं बांग्लादेश की, और बांग्लादेश में इस लोकतांत्रिक चुनाव से पहले जो देश की बागडोर को संभाल रहे थे, उनकी, मोहम्मद यूनिस की। मोहम्मद यूनिस को देश संभालने के लिए दिया गया था, जलाने के लिए नहीं। लेकिन मोहम्मद यूनिस, कहते हैं ना, जब कोई सत्ता पर बैठता है, विराजमान होता है, तो उसके अंदर ये अभिलाषा आ ही जाती है कि क्यों ना मैं ही इस देश का शासक बना बैठा रहूं। क्योंकि यह अभिलाषा जब मोहम्मद यूनिस के मन में आई, तो उन्होंने बहुत बार प्रयास किया इस चीज का कि देश में चुनाव ना हो, देश की सेना भी उनके हिसाब से चले और देश भी उनके ही हिसाब से चले। लेकिन कहते हैं ना, नियति को जो मंजूर होता है होता वही है, और हुआ भी वही। तारिक रहमान आए विदेश से लौटकर, और फिर बांग्लादेश में वो हुआ जो यूनिस नहीं चाहते थे। क्या? चुनाव। और उस चुनाव में जिसे वो जिताना चाहते थे वो नहीं जीता, कट्टरपन नहीं जीता। जीता क्या? लोकतंत्र जीता। जीता जनता की उम्मीदें जीती। जनता जिस भ्रष्टाचार से त्रस्त थी, उस भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकने के लिए उन्होंने तारिक रहमान के हाथ में सत्ता दी। अब सत्ता जब तारिक रहमान के हाथ में आई है, तो परत दर परत सच्चाई भी खुल रही है। और सच्चाई कुछ ऐसी कि जिसे आप जान लेंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि जिन्हें ये शांति पुरस्कार मिला हुआ था, वो शांति नहीं, बांग्लादेश को अशांति के रास्ते पर ले जा रहे थे। उसमें जलाने के लिए और ईंधन डालने का काम कर रहे थे, पड़ोसी को पड़ोसी से लड़वा रहे थे। और यही चीज अब सबके सामने आ रही है। तो आज चर्चा का विषय यही है कि यूनिस की जो ये सत्ता की महत्वाकांक्षा थी, इसने किस प्रकार से बांग्लादेश को एक लंबी अवधि तक जलाया, धार्मिकता के आधार पर जलाया, लोकतंत्र के ना मिलने की आग में जलाया। इन सब बातों को आज बहुत बेहतरीन तरीके से हम समझेंगे। और तारिक रहमान के आ जाने के बाद से यूनिस को किस प्रकार के डर की आभास हो रहे, कौन कौन सा डर उन्हें लग रहा है तारिक रहमान के सत्ता में आ जाने के बाद, क्यों उनके करीबी देश छोड़कर भाग रहे हैं, इन सब बातों को आज हम बहुत ही डिटेल तरीके से आपको बताएंगे। और ये कैसे भारत की राजनीति और पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति पर अपना प्रभाव डालती है, और दुनिया की राजनीति पर कैसे प्रभाव डालती है, ये भी हम आपको समझाएंगे। तो आदर्श, मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे यही रहेगा कि जिस यूनुस को देश को शांति की डगर पर ले जाने के लिए सत्ता सौंपी गई, जिसे यह माना जाता था कि वो शांति दूत बन के आएगा, उस शांति दूत ने, जिसे नोबेल पीस प्राइज भी मिला हुआ है, उस शांति दूत ने बांग्लादेश को शांति के रास्ते पर न ले जाकर अपनी सत्ता की अभिलाषा के रास्ते पर ले गया। और वो इसी कारण से बांग्लादेश में एक लंबे समय बाद लोकतंत्र वापस आया। इस पर आप क्या कहेंगे? यूनिस की ये जो सत्ता प्राप्ति की जो चालें थी, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, क्या है ना कि कुर्सी और पावर जी ऐसी चीज है कि अगर आप उस पर बैठ जाते हो तो आपकी लालसाएं बढ़ जाती हैं। और ये सिर्फ अभी नहीं बढ़ा, यूनिस का पिछला आपका मतलब आप देखोगे ना तो कई भ्रष्टाचार के मामले हैं जिसमें यूनिस और उनके परिवार के लोग संलिप्त हैं। अब जो है, चूंकि सत्ता बदल गई है, अब पावर में तारिक रहमान है, तख्त पे तारिक रहमान है, तो धीरे धीरे बॉम्ब, जो भ्रष्टाचार के बॉम्ब हैं, वो फटेंगे और उसमें नाम आएगा किसका? यूनुस का। तो यूनुस जो है, कुर्सी मिली तो कुर्सी मिली और उससे पहले अभी जो एक राष्ट्रपति ने बताया, आरोप लगाया है कि उन्होंने 3 बार
यूनुस ने 3 बार उसके तख्ता पलट की कोशिश की और तख्ता पलट करके वो खुद खलीफा बनना चाहता था बांग्लादेश का, खुद राष्ट्रपति बनना चाहता था। तो सोचिए कि मंशा क्या है। आपको शांति दूत का पुरस्कार मिला है, आपको शांति बहाल करनी है, लेकिन नहीं, आपको कुर्सी ज्यादा प्यारी है, आपको पावर ज्यादा प्यारा है, वो तख्त प्यारा है, और इसके लिए आप किसी का तख्ता पलट का प्लान बनाते हो। और तख्ता पलट कैसे होगा? तख्ता पलट ऐसे होगा कि आप अराजकता फैलाओगे देश में, देश को धार्मिकता की आग में जलाओगे, कट्टरपंथियों को बढ़ावा दोगे, जिससे कट्टरपंथी क्या है कि लड़ेंगे, आपस में लड़ेंगे तो आग फैलेगी, मतलब नफरत फैलेगी, और उस नफरत के बदौलत आप किसी को तख्त से हटा देते। सेम हसीना के साथ भी यही हुआ। हसीना जो सत्ता पे बैठी हुई थी, क्या किया गया? कट्टरपंथी ताकतों को हावी किया गया। मतलब हसीना जो है अल्पसंख्यकों की हिमायती थी जी, लेकिन क्या किया गया कि उसको जस्ट मतलब बांग्लादेश के ऐसा पोर्ट्रेट किया गया कि वो पूरे बांग्लादेश के खिलाफ है, मतलब बांग्लादेश में जो सत्ता चल रही है उसके खिलाफ है, ऐसा पोर्ट्रेट करके वहां पे अराजक तत्वों को बढ़ावा दिया गया, कट्टरपंथियों को बढ़ावा दिया गया, नफरत को बढ़ावा दिया गया, और फिर जेएनजी के थ्रू तख्ता पलट कराया गया। तो ये चाहत पहले से भी थी। पुराने राष्ट्रपति ने भी बोला कि भाई मुझे हटाने की 3 बार कोशिश, और खुद राष्ट्रपति ये बनना चाहते थे। उसके बाद शेख हसीना, तो शेख हसीना को हटाया गया, फिर उन पे आरोप लगाए गए। मतलब देखिए क्या होता है कि जब कोई एक पावर में बैठा होता है तो उसके परिवार वाले भी, या हो सकता है वो बैठा हुआ शख्स भी भ्रष्टाचार में लिप्त हो, उसके परिवार वाले भी लिप्त हो, तो हसीना के जानने वाले या हसीना के नाम पे भ्रष्टाचार कर सकते हैं। ठीक है, तो वो जांच का विषय है, वो न्याय प्रक्रिया से गुजरना चाहिए, हर किसी को मौका मिलना चाहिए कि वो अपना पक्ष रखे। आप डायरेक्ट कॉलर पकड़ के नहीं कह सकते कि आप दोषी हो और आपको सजा मिलेगी। तो हसीना का तख्ता पलट जो ये किया यूनुस ने, और उसके बाद अब जो चीजें निकल के आ रही हैं, अभी और चीजें निकलेंगी, आप और देखिएगा कि और बम फटेगा, और पता चलेगा कि यूनुस ने क्या क्या किया। मतलब शांति दूत के चेहरे के पीछे एक राक्षस था जो लगातार बांग्लादेश को अस्थिर कर रहा है। मतलब शांति का मुखौटा था, वास्तविकता में अपनी राजनीतिक अभिलाषाएं थी जिनको वो पूरा कर रहे थे। इसी चीज की देन है कि जो तारिक रहमान है, सेना का कंट्रोल अपने हाथों में ले रहे हैं, सेना का कंट्रोल ले रहे हैं। ऊपर से हसीना पे भी खबरें आई हैं कि हसीना को भी वापस देश बुलाया जाएगा, उनको मौका दिया जाएगा कि भाई वो अपनी बेगुनाही साबित करें। एक प्रक्रिया होती है, किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए एक प्रक्रिया होती है जिस प्रक्रिया के थ्रू गुजरना होता है। लेकिन यहां पे सर्वे सर्वा खलीफा बनना चाहते थे यूनुस। वो चाहते थे कि उन्हीं का हुक्म चले, वो बैठे राष्ट्रपति की कुर्सी पे, वो जो कहें वो बांग्लादेश में हो। तो उस मंशा पे वहां की जनता ने पानी फेर दिया, और पानी फेर दिया तो अब बोरिया बिस्तर बन गया। यूनुस जो अमेरिका प्रॉक्सी वॉर यहाँ पे जो खेल रहा था, पाकिस्तान जो चाहता था कि बांग्लादेश के जरिए भारत को कमजोर किया जाए, तो वो जो मंशाएं थीं, यूनुस की मंशाएं, अमेरिका की मंशाएं, पाकिस्तान की मंशाएं, गलत मंशाएं, नापाक मंशाएं, वो बिल्कुल धूमिल हो गई हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि तारिक रहमान एक नया सूरज है बांग्लादेश के लिए, और ये हम मान सकते हैं कि तारिक रहमान यूनुस तो नहीं है, क्योंकि तारिक रहमान को जनता ने चुना है और जनता की अभिलाषाओं का भार उनके कंधे पर है, और वो उस भार को उठाएंगे, क्योंकि एक वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुने भी गए हैं, और जो उनका पारिवारिक इतिहास है, वो इतिहास भी, वो लेगेसी भी उन्हें मेंटेन करनी, अपनी माँ की लेगेसी, अपने पिता की लेगेसी, देश के प्रति समर्पण की लेगेसी, उस लेगेसी को मेंटेन करना भी उनके लिए एक बड़ा दारोमदार है। क्या है ना कि बांग्लादेश की हित की जो बात करेगा जी, बांग्लादेश के लोगों को उसी को चुनना था। हित की जो उनकी बात करे, पहले बांग्लादेश फर्स्ट देखे, ऐसा नहीं कि किसी के बहकावे में आ जाए, किसी के बहकावे में आके अपने पड़ोसियों को नाराज करना, मतलब जरा सा बेवकूफी वाली हरकतें। और उसी का नजरिया है कि तारिक रहमान के आने के बाद ऐसे पड़ोसी को नाराज करना जिसने आपका निर्माण कराया है। हाँ। इस चीज को हमें पॉइंट आउट, हाईलाइट करना बहुत जरूरी है कि आज जो बांग्लादेश हमें दिखता है, जो 1971 के पहले का बांग्लादेश था, वहां आप दोयम दर्जे के नागरिक थे,
जो पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना, उसी पाकिस्तान में एक इस्लामिक राष्ट्र होने के नाते अपने ही इस्लामिक भाइयों के साथ एक भाषा के आधार पर जो भेदभाव हो रहा था 1971 से पहले पूर्वी पाकिस्तान में, पश्चिमी पाकिस्तान के द्वारा जो किया जा रहा था अत्याचार, वो किसी से छिपा नहीं है। और इस चीज से आपको बाहर निकालने में हिंदुस्तान ने और भारत की बहुत प्रभावी और प्रखंड, मैं कह सकता हूं, प्रखंड तो कह ही सकता हूं, बिल्कुल बिल्कुल, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने आपकी सहायता करी, अपने ऊपर आर्थिक दबाव झेलते हुए भी आपको आजादी दिलाई। इस चीज का एहसान कभी बांग्लादेश को भूलना देखिए नहीं चाहिए। भारत क्या है ना, वो शांति का पैरोकार है जी, डेवलपमेंट का पैरोकार है जी। वो नहीं चाहता, वो चाहता है कि हम भी शांति में रहें और पड़ोसी भी शांति में रहें और डेवलपमेंट की तरफ देखें। कहीं किसी अल्पसंख्यक को, किसी मजबूर को सताया ना जाए, मारा ना जाए। ये हम अपने यहां भी नहीं चाहते और हम बगल के देश में भी नहीं चाहते, हम इसी दुनिया वजह में से कहीं भी नहीं चाहते। तो जो पाकिस्तान के जनरल ने किया बांग्लादेशियों, पूर्वी बांग्लादेशियों के साथ, और वो तो उसी वजह से कि भाई एक सेपरेट देश लो, आराम से रहो, डेवलपमेंट की तरफ देखो। लेकिन कुछ ताकतें क्या है ना, प्रलोभन में, अपने सत्ता के लिए, अपने पावर के लिए, अपने कुर्सी के लिए, वो चाहती हैं कि देश अस्थिर ही रहे, वहां लोग डेवलपमेंट की बात ना करें, पढ़े लिखे नहीं, सिर्फ कट्टरपंथी की बातें करें। उनके मानसिक को ऐसे, मतलब दिमाग को ऐसे मैनिपुलेट किया जाता है कि कट्टरपंथी भर जाती है, नफरत भर जाती है। तो इन चीजों को रोकने के लिए तारिक रहमान जो है, अच्छा पॉजिटिव संकेत आया है, भारत की तरफ से भी पॉजिटिव संकेत देखने को मिल रहे हैं। तारिक रहमान, देखिए भारत ऐसे तो अप्रोच करेगा नहीं, उधर से समझ में आया हो कि पॉजिटिव अप्रोच है, तो भारत ने भी, भारत देखिए, भारत का क्या है कि आप दोस्ती का हाथ बढ़ाओगे तो भारत जो है गले लगा लेगा। जी, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। हाँ। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी जब तारिक रहमान ने शपथ ली, और तो हमारे लोकसभा स्पीकर को वहां भेजा गया उनके शपथ समारोह में, और भारत के प्रधानमंत्री साहब ने भी उनको ट्विटर पर बधाई दी, इस चीज के एक्स पर बधाई दी। मैं अपनी इस गलती के लिए माफी मांगूंगा, अब जो ट्विटर था वो एक्स हो गया है, तो उस प्लेटफॉर्म पर उन्होंने बधाई भी दी। और जब उनकी माता श्री का इंतकाल हुआ था तो भारत के विदेश मंत्री को भेजा गया, और एस जयशंकर साहब गए थे और प्रधानमंत्री साहब का संदेश देकर आए थे। तो ये बताता है कि भारत दोस्ती में कोई कोर कसर नहीं छोड़ता। अगर आप हमारा हाथ पकड़ते हैं तो आपको गर्द से बाहर निकालने की जिम्मेदारी हमारी है। 1971 चाहे ले ले, चाहे आज आप अगर भारत का हाथ मजबूती से पकड़ते हैं तो आपको इस जो आपके देश में गरीबी आई है, जो गुर्बत आई है, उस गुर्बत से आपको बाहर निकालने में हिंदुस्तान आपकी पूरी मदद करेगा। लेकिन बशर्ते आप पीठ में छुरा मत भोंको। बस बशर्ते यही है कि आप पीठ पर छुरा भोंकने का काम मत करो। नहीं करेंगे इस चीज को। और ये दुनिया की राजनीति में, और हम जब वर्ल्ड वॉरियर में डिस्कस करते तो यही तो समझाने की कोशिश करते हैं अपने दर्शकों को कि राजनीति जो दिखती है वैसी होती नहीं है, इसके पीछे बहुत सारी जटिलताएं होती हैं, और उन जटिलताओं को सरल भाषा में समझाने का काम हमारा है। सिर्फ आपका एक काम है, हमारे चैनल को, हमारे शो को लाइक करें और भरपूर कमेंट करें। जो आपके सवाल हैं उन सवालों को कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हम कोशिश करेंगे कि आपके हर एक सवाल का जवाब दें। इसी के साथ आज मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।